मेरा नाम पराग है। मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम सिर्फ 2 ही भाई थे। मेरे बड़े भैया ने जैसे ही अपनी स्टडी कंप्लीट की तो उन्होंने नौकरी के लिए चीन की किसी कंपनी में अप्लाई कर दिया। मेरे भैया को हमेशा से ही चीन जाने का बड़ा शौक था। उन्हें चीन के बने हुए आइटम्स और चीन के लोग बहुत पसंद थे। मेरे माता पिता को हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरा देश बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने मेरे भैया को चीन जाने की परमिशन नहीं दी। मेरे पापा ने भैया के लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश कर ली थी ताकि वो यहाँ पर रुक जाएं और हमारी नज़रों के सामने रहकर ही काम करें, और तो और उनका चीन जाने का भूत भी दिमाग से उतर जाए। मेरे भैया बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे थे, इसीलिए जल्दी ही उनको चीन में नौकरी करने की परमिशन भी मिल गई थी और वो चीन चले गए थे। वो मेरे माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर ही चीन गए थे। उनके इस तरह से जिद करने पर कुछ टाइम तक तो मेरे माता पिता उनसे काफ़ी नाराज़ रहे थे और लगभग 3-4 महीने तक उनसे किसी ने कोई कांटेक्ट भी नहीं किया। लेकिन औलाद एक ऐसी चीज़ होती है, माता पिता अपनी औलाद से कभी ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकते। इसलिए कुछ दिनों के बाद मेरे पेरेंट्स ने उनसे बात करनी शुरू कर दी थी। मेरे भैया वहाँ पर बहुत खुश थे और आराम से अपना काम कर रहे थे। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मेरे पापा का कहना था कि चीन बिल्कुल भी अच्छा देश नहीं है। उनको हमेशा अपने बेटे की फिक्र लगी रहती थी कि किसी तरह भैया को वो वापस बुला सके। कुछ महीने तो इसी तरह से गुजर गए थे। भैया ने बताया कि चीन में अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी समझदार और हिंदुस्तानी लोगों की बहुत इज्जत करते हैं और यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत खूबसूरत हैं। वो लड़कियाँ चाहती हैं कि वो हिंदुस्तानी लड़कों से शादी कर लें और वो जिस धर्म के लड़कों को पसंद करती हैं वही धर्म अपना लेती है, और वहाँ की लड़कियों में हिंदुस्तानी लड़कों का क्रेज़ बढ़ता चला जा रहा है। वो वहाँ के लड़कों को छोड़कर हिंदुस्तानी लड़कों पर फिदा हो रही है, क्योंकि वहाँ के लड़के ज़्यादातर बोर टाइप के होते हैं। हिंदुस्तानी लड़के देखने में चीन के लड़कों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मेरे पापा ये खबर सुनकर खुश हुए थे और इस बात पर काफ़ी देर तक लंबी लंबी बहस होने लगी थी, और वो इस बात से बेफिक्र हो गए थे कि उनका बेटा चीन में खुश है। चीन के लोग उनके बेटे को काफ़ी इज्जत दे रहे हैं। हम सब उस टाइम नहीं जान पाए थे कि मेरे भैया हमें इस तरह की बातें क्यों बताने लगे हैं। वो ये सब कुछ बताकर हमें क्या साबित करना चाहते हैं। वो शायद तब हमारा दिमाग उलझा रहे थे और हमें लगभग इस बात पर राज़ी कर चुके थे कि चीन की औरतें और लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। असली बात तो तब खुली जब एक दिन मेरी माँ ने भैया के लिए शादी में गई हुई एक लड़की को पसंद कर लिया था। मेरी माँ ने एक्साइटेड होकर मेरे भैया को फ़ोन किया और उन्हें बताने लगी कि उन्होंने भैया के लिए एक अच्छी लड़की पसंद कर ली है। माँ भैया को बता रही थी कि कैसे उन्होंने भाभी की बहन यानी हमारी मामी की छोटी बहन का रिश्ता अपने बेटे से करवाना चाह रही हैं। मामी भी इस रिश्ते के लिए तैयार थी, तो मामी ने कहा था कि वो अपने मायके में जाकर अपने माता पिता से बात करेंगी। मामी ने भी अपने माता पिता को ये बात बता दी थी कि वो अपनी नंद के बड़े बेटे के लिए अपनी छोटी बहन का रिश्ता करवाना चाह रही हैं। मामी की बहन एजुकेटेड थी और बहुत खूबसूरत थी, इसलिए माँ को वो लड़की देखते ही पसंद आ गई थी। मेरी माँ चाहती थी कि इतनी खूबसूरत लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगी। हम लोग अमीर थे, इसलिए मामी के घर वाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो गए थे। उनको वैसे भी हम दोनों भाई बहुत पसंद थे, क्योंकि मेरी मामी को भी हम पढ़े लिखे भाई और हमारे घर के हालात अच्छे लगते थे। इसलिए उन्होंने माँ के फ़ौरन ही कहने पर अपने घर वालों को राज़ी कर लिया था। मेरे भैया भी बहुत स्मार्ट और पढ़े लिखे थे और उनकी चीन में अच्छी नौकरी लग गई थी। मामी के मायके वालों ने फ़ौरन ही शादी की तारीख रखने के लिए कह दिया था, और ये बात हमारे घर पर भी सब लोग सुनकर बहुत खुश थे और ना जाने क्या क्या सपने अपनी आंखों में सजाने लगे थे, क्योंकि ये शादी हमारे घर में पहली शादी होती। माँ बड़ी खुश होकर भैया को अपनी चाहत के बारे में बता रही थी कि उन्होंने बड़े अरमानों के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया, जबकि मेरे भैया को ये बात सुनकर बहुत झटका लगा था कि उनका रिश्ता तय कर दिया गया और शादी की तारीख भी फिक्स हो गई है। वो इस बात पर माँ से लड़ने लगे कि आपको ऐसा सोचने से पहले एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। उन्होंने फ़ौरन ही रिश्ते से इनकार कर दिया था और साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वो ये शादी नहीं करना चाहते।
उन्होंने कहा कि आपका तय किया हुआ रिश्ता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और कहने लगे कि मैं अभी हिंदुस्तान नहीं आ सकता, इसीलिए आप मेरी शादी या एंगेजमेंट का ख्याल अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। इतनी जल्दी शादी करके अपने आप को जिम्मेदारियों में नहीं बांधना चाहता। उन्होंने ऐसी बातें माँ से कहते हुए एक बार भी उनकी हालत के बारे में नहीं सोचा। माँ पहले से ही हार्ट की पेशेंट है। उनकी तबीयत हमेशा से ही खराब रहती थी। भैया ने अपनी बात सुनाकर कॉल कट कर दी थी। मेरी माँ शॉक्ड से ही एक तरफ बैठी रह गई थी। अब अगर वो मामी के मायके वालों से जाकर इनकार कर देती तो वो लोग हमेशा के लिए हमसे रिश्ते तोड़ देते। यहाँ तक कि मामा मामी भी हमसे रिश्ता ख़त्म कर देते। उनकी बहन का रिश्ता होने से पहले ही माँ ने अपने बेटे की बात मानकर वो रिश्ता ख़त्म कर दिया था। मामा मामी काफ़ी दिनों तक हमसे नाराज़ रहे थे, लेकिन फिर काफ़ी दिनों के बाद उन लोगों का मूड ठीक हो गया था, वरना तो मामी हमेशा ही माँ से नाराज़ रहती थी। शर्मिंदगी और परेशानी की वजह से माँ का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था और हमें माँ को अस्पताल लेकर जाना पड़ा था। मुझे ये सब कुछ पता चला तो मैंने अपने भैया को फ़ोन करके उनसे खूब लड़ाई की और उनसे कहा कि आपको माँ की बात मान जानी चाहिए थी। माँ की खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। आप चीन जाना चाहते थे तो चले गए और वहाँ पर नौकरी भी कर ली और अब वहीं सेट हो गए हो। मेरे माता पिता ने आपकी खुशी की खातिर सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए आपको भी मेरी माँ की चाहत का मान रखना चाहिए था। मेरे लड़ने पर भैया मुझे उल्टा और गलत बोलने लगे और कहने लगे कि माँ को चाहिए था कि वो एक बार रिश्ता फिक्स करने से पहले मुझसे तो पूछ लेती। तभी मेरे भैया ने लड़ते हुए एक और बात ऐसी कही जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया था और पहली बार मुझे आइडिया हुआ था कि क्यों मेरे भैया चीन की औरतों की इतनी तारीफें हमें सुना रहे थे, क्योंकि वो मुझसे लड़ते हुए तेजी में कहने लगे मैं अब हिंदुस्तानी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। जब मैंने फौरन ही उनसे इस बात का मतलब पूछा तो वो कहने लगे कि मैंने तो बस ऐसे ही ये बात कह दी थी, इस बात का कोई मतलब नहीं है और ना ही मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा है। और अगर तुम्हें माँ की बात का मान रखने का इतना ही शौक है तो तुम ही माँ की पसंद से शादी कर लो, इससे माँ भी खुश हो जाएगी और तुम भी बेफिक्र रहोगे। मैं अपने भैया की इस बेतुकी बात पर बड़ा गुस्सा हो गया था और मैंने गुस्से में आकर कॉल कट कर दी थी। मुझे अपने भैया की इस हरकत पर कोई हैरत नहीं हुई थी। वो हमेशा से ही ऐसे अपनी मनमानी करते रहते थे। चीन जाने के लिए भी उन्होंने हमारे पेरेंट्स की मर्जी या खुशी का कोई ख्याल नहीं रखा था और अब फिर से वही बिहेवियर अपना रहे थे। मैं अपनी माँ के पास गया तो मेरे पापा उनको तसल्लियाँ दे रहे थे और जो बात वो दोनों आपस में बैठे हुए कर रहे थे उसे सुनकर तो मैं भी गुमसुम सा हो गया था। पापा माँ से कह रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तो पता है कि हमारा बड़ा बेटा हमेशा से ही ऐसा रहा है। वो अपनी जिद किसी न किसी तरह से मनवाकर ही मानता है। वो थोड़े नखरे करेगा मगर फिर मान भी जाएगा। मुझे उस पर भरोसा है। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी ही रही, क्योंकि हमने अपने बेटे को रिश्ता करने से पहले नहीं बताया, तो इसीलिए बस वो हमसे थोड़ा सा नाराज हो गया। माँ पापा की बात पर राजी हो गई थी और इंतजार कर रही थी कि कब उनके बेटे का गुस्सा कम हो तो वो फिर उनसे बात करे, जबकि मैं परेशान हो गया था कि अब इन दोनों को क्या बताऊं कि भैया हिंदुस्तान में शादी ही नहीं करना चाहते थे। मुझे तो ये भी शक हुआ था कि शायद वो चीन में कोई लड़की ही पसंद कर चुके हैं। मैंने माँ की तबीयत ठीक होने का इंतज़ार किया और सोच लिया कि जब उनकी हालत कुछ बेहतर हो जाएगी तो उनको सब कुछ समझा दूंगा, मगर मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला और मेरे पापा ने फ़ोन करके मेरे भैया को समझाने की बहुत कोशिश की तो उन्होंने पापा को साफ साफ इनकार कर दिया और उनसे कह दिया कि मैं हिंदुस्तानी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मेरे पापा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके थे और खामोश से रहने लगे थे। मुझे अपने भैया के इस गलत बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता था कि भला कोई अपने माता पिता से इस तरह से बात करता है। मैंने पापा को दिलासा देने की बहुत कोशिश की तो उन्होंने मुझसे एक डिमांड कर दी, जिसे सुनकर मुझे ज़ोरदार झटका लगा था। मैं हैरान होकर अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा था, जो बड़ी आस भरी नज़रों से मेरी ही तरफ देख रहे थे। उन्हें मुझसे बहुत उम्मीद थी और हमेशा ही मैंने अपने माता पिता का बहुत कहना माना था। मैं अपने माता पिता को अपनी ज़िंदगी समझता था और उनसे बहुत प्यार करता था। मैंने अपने पापा की चाहत पर सर झुका दिया था। मेरे पापा खुश होकर मेरे गले लग गए थे
वो कमरे से चले गए तो मैं सर पकड़कर बैठ गया था, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं मामी की बहन से रिश्ता करने पर मान जाऊं, ताकि वो मामी के घर वालों को समझाकर सिर्फ लड़का बदल दें। मुझ में और मेरे भैया में कोई फ़र्क भी नहीं था। हम दोनों में लगभग सिर्फ 2 साल की ही उम्र का फ़र्क था और हम दोनों देखने में ज़्यादातर एक जैसे ही लगते थे। मामी की बहन मेरी ही उम्र की थी और मैं भी अपनी स्टडी कर रहा था। मुझे यकीन था कि मामी के मायके वालों को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मामी के मायके वाले इस बात पर क्या शर्त रखने वाले हैं। मेरे पापा ने जाकर माँ को समझा दिया और फिर माँ की बात मामी से हुई। पहले तो मामी को मुझ पर बहुत एतराज़ हुआ कि मेरे अभी फ्यूचर के बारे में कुछ अता पता ही नहीं। मैं तो अभी स्टडी कर ही रहा था। अभी कोई नहीं जानता था कि कल को मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी भी या नहीं। मामी के पिताजी का कहना था कि जो हिंदुस्तान के हालात हैं, इनमें अब पढ़े लिखे लड़कों का भी नौकरी ढूंढना मुश्किल हो गया है। उन्हें मेरे भैया का रिश्ता इसीलिए मंजूर था क्योंकि वो चीन की एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। मेरे पापा ने जब उनको यकीन दिलाया कि वो खुद अपने बेटे को अच्छी नौकरी लगवा कर देंगे, तो मामी के पापा ने एक बड़ी अजीब सी शर्त रख दी थी। ऐसी शर्त रखी थी जिसने मेरे माता पिता को एक पल के लिए बिल्कुल खामोश कर दिया था। जब वो दोनों घर आए तो मैं उनको देखकर हैरान रह गया था कि मेरे पेरेंट्स तो रिश्ता हो जाने के बावजूद बहुत उदास लग रहे थे। मैंने पूछा तो पापा ने मामी की पापा की शर्त बताई। उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मामी के पापा ने कहा था कि हम सब लोग अपने भैया से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दें और उन्हें अपने घर आने से भी मना कर दें, तब जाकर वो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करेंगे। मामी के पापा अपने एटीट्यूड में आकर ही ये सब कर रहे थे, क्योंकि मेरे भैया ने उनकी बेटी से रिश्ता करने पर इनकार कर दिया था। इसलिए अब वो हमारी इंसल्ट करवाकर हमें पछतावा करने पर मजबूर करना चाहते थे। मेरे माता पिता उदास रहने लगे थे, क्योंकि मेरे भैया चाहे उनका कहना मानने वाले या जिद्दी थे, मगर वो हमारे घर के एक मेंबर थे, इसलिए उनसे रिश्ता तोड़ना हमारे लिए आसान नहीं था। मैं मामी के पापा की इस शर्त पर बहुत गुस्से में आ गया था और माँ पापा से कह दिया कि इससे तो अच्छा है कि हम रिश्ते से इनकार करके माफ़ी मांग लेते हैं। अब जिंदगी भर के रिश्ते जोड़ने के लिए किसी पर जोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। मामी की बहन से शादी करने की ऐसी भी क्या मजबूरी आई थी कि हम अपने घर के मेंबर से ही सारे रिश्ते ख़त्म कर लेते। इस पर पापा ने बताया कि मामी ने इस बात को पहले ही कह दिया था कि अगर हमने उनकी बहन से रिश्ता नहीं किया तो हमेशा हमेशा के लिए वो हमसे रिश्ता ख़त्म कर देंगी। मैं मामी की और उनके पिताजी की ऐसी शर्त की वजह से पागल सा हो गया था। मेरे भैया को जब ये पता चला तो वो भी गुस्से से पागल हो गए और मेरी माँ से बार बार बात करने लगे कि ऐसे मतलबी रिश्तेदारों के लिए आप मुझे मजबूर कर रही थीं। देख लिया उन्होंने क्या कहा। मामी की शर्त और उनके पिताजी की शर्त के दबाव पर माँ ने भैया को फिर से मनाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो भी जिद पर अड़े हुए थे कि ऐसे रिश्तेदारों से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं जिसे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी ही अजीज हो। दोनों की जिद के बीच में मेरी माँ फंस गई थी और इस टेंशन ने उनको बहुत ज़्यादा बीमार कर दिया था और एक दिन अचानक मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया। उनको फ़ौरन ही अस्पताल लेकर जाना पड़ा। हम जैसे ही अस्पताल में गए, मामा मामी माँ से माफ़िया मांगने लगे। मेरी मामी और उनके ऊंचे घमंड ने मेरी माँ को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। मेरे पापा ने जब ये सब कुछ देखा तो मेरे मामा मामी से और उनके मायके वालों से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे और मेरे भैया से कहा कि वो माँ से मिलने के लिए हिंदुस्तान आ जाएं ताकि उनको देखकर माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। मेरे भैया मान गए और वो एक ही हफ्ते के अंदर हिंदुस्तान पहुँच गए थे, मगर वो अकेले नहीं लौटे थे। जब वो घर आए तो उनके साथ एक चीनी लड़की को देखकर हम सब लोगों के पैरों तले से तो ज़मीन निकल गई थी। मेरे भैया ने माँ और पिताजी के आगे सर झुकाकर उन दोनों को बताया कि वो चीनी लड़की के साथ शादी कर चुके हैं और अब वो उनकी पत्नी है। वो चीनी लड़की, जिसका नाम भी बड़ा अजीब सा था, उसका नाम तो हम लोगों की ज़ुबान पर ही नहीं आ रहा था। भैया के कहने पर वो हिंदू हो गई थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी आवाज़ भी बहुत धीमी सी और प्यारी सी थी और वो हर बात पर मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। उसने कुछ ही दिनों में मेरी बीमार माँ और नाराज़ पापा को मना लिया था। मेरे भैया ने भी माँ से यही कहा था कि आप देख लेना, ये लड़की मामी की बहन से ज़्यादा प्यारी लड़की है और आप लोगों का बहुत ख्याल रखेगी और ये बहुत अच्छी है।
भैया की बात भी ठीक थी, मगर मुझे इस लड़की में कुछ गड़बड़ लग रही थी। मेरे भैया कह रहे थे कि वो लड़की हिंदू हो चुकी है, मगर वो तो पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने बहुत बार उस लड़की को अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखा था। और फिर एक हिंदू लड़की के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखना होता है। उस दिन करवा चौथ था, लेकिन उस लड़की ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए ना तो व्रत रखा था और ना ही भगवान के आगे कोई पूजा वगैरह की थी, बल्कि वो चीनी लड़की हर टाइम अपने मोबाइल में या फिर टीवी में बिजी रहती थी। मैं उसे देखता था तो वो अक्सर कोई भजन या रामायण अपने मोबाइल या टीवी पर लगाकर उसको सुनकर बिजी रहती थी, और जब हम में से कोई उसके सामने जाता तो जल्दी से वो रामायण सुनाने लग जाती थी। लेकिन इससे पहले मुझे लगता था कि वो मोबाइल में कुछ और ही कर रही होती और हमें देखते ही मोबाइल में रामायण लगा लेती है। पहली बात तो मुझे उसका मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना एक नॉर्मल सी बात और बेवकूफ़ी लगती थी, क्योंकि हम लोगों में हमेशा अपने कामकाज छोड़कर हमेशा हाथ में मोबाइल लेने की लत बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है। हवन या पूजा पाठ करते टाइम ही हमारा ध्यान हमेशा मोबाइल की तरफ ही रहता है, मगर मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि वो भागवत गीता या रामायण लगाकर ही क्यों मोबाइल इस्तेमाल करती थी। मैंने एक दिन भैया से भी यही बात कही थी। उनकी चीनी पत्नी हमेशा रामायण या भगवत गीता लगाकर बैठी हुई होती है। वो हमें दिखाने के लिए ही ऐसा करती है, जिससे तो साफ साफ यही पता चलता है कि वो एक समझदार और हिंदू लड़की है। मेरी बात पर मेरे भैया कहने लगे कि हाँ, वो सच में एक अच्छी और समझदार लड़की है। इसी बात से आइडिया लगा लो कि वो सारा दिन मोबाइल पर भजन सुनती है, भगवान की पूजा पाठ में अपना टाइम इस्तेमाल करती है और हमेशा धर्म को समझने की कोशिश करती है। मैं अपने भैया की इस बात पर मुस्कुराकर कहने लगा कि वो चीनी लड़की भला कैसे हमारी लैंग्वेज में भगवत गीता सुनकर उसे समझती है, या फिर वो हिंदी में रामायण लगाकर कैसे समझती है, जबकि हम पागल थोड़ी हैं कि हमें पता ही नहीं है कि उसकी भाषा कौन सी है और हमारी कौन सी है। और कभी कभी तो इसे हमें समझना या हमारी बात को समझने के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। मेरी बातों पर मेरे भैया एक मिनट के लिए खामोश हो गए थे और फिर मुझसे बहुत ही अजीब बात कहने लगे, जिसे सुनकर मैं शॉक्ड रह गया था। वो नाराज होकर कहने लगे, तुम ज़रूर मेरी पत्नी को हमारी मामी और उनके मायके वालों से रिश्ता ख़त्म होने वाली बात से हमें फसाद की जड़ समझते होंगे, इसलिए अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। वो जिस दिन से यहाँ आई है तुम सब लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम लोग हो कि मेरी पत्नी को समझ ही नहीं रहे हो कि वो कितनी अच्छी और समझदार है। तुम लोगों को उसकी अच्छाइयाँ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ बुराइयाँ ही नज़र आ रही हैं। मैं बड़ी हैरत से अपने भैया को देख रहा था। वो मेरी बात समझने की कोशिश करने के बजाय उल्टा मुझे ही गलत समझ रहे थे। मैं समझ गया था कि वो चीनी लड़की उनको पूरी तरह से अपने वश में कर चुकी है। मैंने धीरे से अपने भैया को समझाने की कोशिश की और उनको नसीहत दी कि जब मामी के मायके वालों ने रिश्ता तोड़ने की बात की थी तो सबसे पहले मैंने ही इस बात पर ऐतराज़ उठाया था। मुझे खुद मामी और उनके मायके वालों पर बहुत गुस्सा आया था कि जिसने मेरी माँ को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। मैंने अपने भैया से कहा कि मुझे तो बस ये परेशानी है कि वो लड़की हिंदू हुई है या नहीं। ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि उसे मैं कभी भगवान के सामने खड़ा हुआ नहीं देखता हूँ। और जो इंसान हिंदू हो जाता है उसे सबसे पहले पूजा पाठ करनी सीखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हर हिंदू का कर्तव्य होता है। मैं आपकी पत्नी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि आपकी पत्नी के अंदर हिंदू होने वाली कोई क्वालिटी मुझे नज़र नहीं आती। इस पर मेरे भैया कुछ शर्मिंदा से हो गए थे और कहने लगे, ये मेरी गलती है, मुझे उसे हमारे धर्म के बारे में समझाना चाहिए था, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो हिंदू नहीं हुई। मैंने अपने भैया से ज़्यादा बहस नहीं की थी और फिर ये बात फ़िलहाल कुछ दिनों बाद मेरे दिमाग से निकल गई थी, क्योंकि इन्हीं दिनों रिश्तेदारों की बातों से तंग आकर मेरे माँ पापा ने सोचा कि भैया की एक बार फिर से शादी कर देनी चाहिए। हमारे घर में भैया की शादी की तैयारियां होने लगी थी, जिसकी वजह से मैं भी बिजी हो गया था और मेरे भैया अपनी चीनी पत्नी को लेकर शॉपिंग करने में बिजी हो चुके थे। मेरा ध्यान उस लड़की से उन दिनों बिल्कुल हट चुका था। मेरी माँ ने सारे रिश्तेदारों पर इनविटेशन देते हुए मेरी मामी और उनके मायके वालों को भी याद रखा था और उनके घर जा पहुंची थी। तब मैं अपनी माँ के साथ साथ रहा और सोच लिया था कि अगर मामा मामी ने कोई भी ऐसी बात कही
तो मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगा जिसे सुनकर शायद वो हमसे आगे कभी रिश्तेदारी नहीं रख सकेंगे। बस मुझे अपनी माँ की बीमारी का डर था। मेरा बस चलता तो मैं कभी अपनी माँ को मामा जी के घर नहीं जाने देता, मगर मेरी माँ ने तब तक एक ऐसी बात कह दी थी जिसे सुनकर मैं खामोश होने पर मजबूर हो गया था। उन्होंने कहा कि बहन भाई से रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता। जैसे तुम अपने भैया की जिद और मनमानी पर उसकी हर बात को मान गए थे और खुशी खुशी उसकी हर बात को एक्सेप्ट कर लिया था, वैसे ही तुम्हारे मामा जी भी मेरे लिए बहुत खास हैं और मुझे भी उनकी हर बात को अपनी सराखों पर रखना पड़ेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने भैया की मनमानियों पर इनसे संबंध तोड़ दूं। मैं अपनी माँ की जिद के आगे खामोश हो गया था और उन्हें मामा जी के घर ले गया था। वहाँ मामा जी की हालत देखकर माँ के साथ साथ मुझे भी धक्का लगा था, क्योंकि कुछ महीनों पहले से मामा जी बहुत बीमार रहने लगे थे। उनकी ऐसी हालत पर मामी की भी तबीयत बिगड़ने लगी थी और मामी भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरी सोच के मुताबिक माँ और मामी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मामी हमारा इतना अच्छे से स्वागत कर सकती है। मैं अपनी इस खातिरदारी पर बहुत हैरान हो रहा था और सोच रहा था कि ज़रूर मामी को हमसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद एहसास हुआ होगा कि वो कितना गलत कर गई थी। माँ तो अपने भाई की हालत देखकर रो पड़ी थी, उनके हाल चाल पूछने लगी और मामी माँ को देखकर रोने लगी थी और हमें बताया कि वो कितनी बुरे हालातों से गुजर रही हैं और उनके पिता भी बहुत शर्मिंदा हैं। हम दोनों माँ बेटा ये सब सुनकर खामोश हो गए थे। मामी ने बताया कि हमसे रिश्ता तोड़ने के बाद उनके घर वालों के हाल भी ख़राब हो गए और उनकी बहन का रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा। एक जगह उनकी बहन का रिश्ता भी लग गया था तो उन लोगों ने बेवजह ही रिश्ता ख़त्म कर दिया और उनके पिताजी को बहुत जलील किया था और उनके पिताजी ने इस सब का ब्लेम मेरे मामा मामी को दिया था। उनका कहना था कि ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने दामाद यानी हमारे मामा जी को रिश्ता ना करने पर बहुत ताने दिए और कहने लगे कि तुम्हारी अमीर बहन ने हमारे साथ धोखा करके अपने बेटे के लिए विदेश की बहू ढूंढ ली और ना जाने कितने सारे ताने दिए, जिसकी वजह से तुम्हारे मामा जी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई। सारे रिश्तों में दरारें पैदा हो गई थी। अभी मामा और मामी इन बातों से परेशान थे कि किसी वजह से मामा जी की नौकरी भी चली गई थी। मामा जी को भी हार्ट अटैक आया था और वो अब बिस्तर पर थे। माँ मामा जी से माफ़ी मांगने लगी कि शायद उन्होंने अपनी बहन को रिश्ता ख़त्म करने पर बहुत बुरा भला कहा था, इसलिए भगवान उनको ऐसी सज़ा दे रहा था। उन्होंने अपनी बहन को गुस्से में बहुत बुरा भला कह दिया था और अपनी पत्नी से भी कहलवाया था। यहाँ तक कि उनके ससुराल वाले भी जब मामा जी की बहन को बुरा भला कह रहे थे तो वो खामोशी से सुन रहे थे और उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मेरी माँ ने उनकी छोटी बेटी से रिश्ता इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो लोग गरीब थे और वो उनकी गरीबी का मजाक बना रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मामी के मायके वालों को गलत लग रहा था कि मेरे माँ पिताजी उनकी गरीबी का मजाक बनाएंगे, बल्कि मेरी माँ को तो मामी की बहन बहुत पसंद आई थी। माँ ने मामा और मामी जी को माफ़ कर दिया था, यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी माफ़ कर दिया था और वो उनको तसल्ली देने लगी कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तक मामी की बहन की शादी नहीं हुई थी। माँ के माफ़ कर देने पर मामा और मामी बहुत खुश हो गए थे। माँ ने उन लोगों को शादी का इनविटेशन दिया और उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। मगर मैंने महसूस किया था कि माँ वापस आते हुए सारे रास्ते बहुत खामोश सी रही थी। मुझे लगा कि मामा जी के घर के हालात और परेशानी को देखकर माँ गुमसुम सी हो गई है। माँ तो कुछ और ही सोचे बैठी थी और माँ की सोच के बारे में मुझे तब पता चला जब घर जाते ही माँ ने पापा से एडवाइस ली कि माँ ने मुझे कैसी बात बताई थी कि जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। माँ फिर से यही चाहती थी कि मेरा रिश्ता मामी की छोटी बहन से कर दिया जाए, क्योंकि उस बेचारी की शादी अभी तक नहीं हो रही थी। आज के ज़माने में कोई भी गरीब लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मैं उस दिन इस रोज़ के रिश्तों की बातों से तंग आ चुका था। अगर माँ चाहती थी कि मैं मामी की बहन से इस मुश्किल वक्त में उसका सहारा बनूं। मुझे पता था कि अब ज़रूर हमारे घर से रिश्ता ख़त्म होने के बाद मामी के मायके वालों को उनका घमंड और एटीट्यूड की सज़ा मिल चुकी थी। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मुझे मजबूरन अब मानना ही पड़ गया था। लेकिन वहाँ मेरे भैया अब मेरे कहने पर अपनी पत्नी को हमारे धर्म के हिसाब से सारी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस बात को लेकर मुझे हमेशा वो दोनों उलझते हुए नजर आने लगे थे। एक दिन मैं घर आया
तो माँ और पापा कहीं बाहर गए हुए थे और भैया अपनी चीनी पत्नी से न जाने क्या क्या बोल रहे थे। वो मुझे रोती हुई नजर आ रही थी। मैं चाहता था कि इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ, मगर मैं अपनी भाभी को रोता हुआ नहीं देख सका। तो मैंने भैया से पूछ ही लिया कि आखिर क्या हुआ, भाभी क्यों रो रही है। मेरे पूछने पर भैया ने मुझे गुस्से से जो बात कही वो बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी। वो कहने लगे कि रहने दो इसको, इसे हमारे धर्म के बारे में कुछ सीखना ही नहीं। ये रोजाना बहाने करती रहती है। अगर मैं इससे कुछ भी करने को कहता हूँ तो ये रोने बैठ जाती है। मेरे भैया बड़ी गुस्से भरी नजरों से अपनी पत्नी को देख रहे थे और उनको डांट कर वहां से चले गए, जबकि वो चीनी लड़की बड़ी ही मासूम नजरों से हम दोनों को देख रही थी, क्योंकि हम दोनों के बीच हिंदी में बातचीत हो रही थी। मैंने नोटिस करती हुई नजरों से उस लड़की को देखा कि वो क्या चाहती थी। अगर वो हिंदू ही नहीं हुई थी तो फिर वो मेरे भैया के साथ क्यों थी। 2 दिन बाद इन दोनों की शादी थी और आज तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी। मैं एक बार फिर से सारी बातों को भूलकर उस चीनी लड़की के बारे में सोचने लगा था। वो अब ज्यादातर अलग अलग रहने लगी थी और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने कमरे में गुजारती थी। किसी से बातचीत भी नहीं करती थी ताकि उसका किसी से सामना न हो। मेरे भैया ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। शायद अब वो खुद भी बुरी तरह से पछता रहे थे, ऐसी लड़की से शादी करके जो हमारे धर्म को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थी और झूठा दावा करती रही थी। मगर शादी के दिन मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरे भैया अपनी इस चीनी पत्नी के साथ बहुत खुश खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच कोई झगड़ा ही नहीं हुआ था और एक एक करके सारे रिश्तेदार और दोस्तों से अपनी पत्नी को मिलवा रहे थे। मुझे अपने भैया के इस बदलाव पर बड़ा अफसोस हुआ था। वो इस लड़की की खूबसूरती के इतने दीवाने हो चुके थे कि उनको कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि इस बात को इग्नोर कर देता हूँ और मैं अपने कामों में बिजी हो गया था, क्योंकि उस दिन मेरी भी एंगेजमेंट थी मामी की बहन के साथ। इसलिए मैंने अपने भैया को इग्नोर करके अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगा था और इसी तरह से वो दिन भी अच्छे से गुजर गया था। भैया की शादी भी हो गई थी और मेरी एंगेजमेंट भी खुशी खुशी हो गई थी। सारे मेहमानों के जाने के बाद घर में सब कुछ नॉर्मल सा हो गया था। भैया इन दिनों फिर से चीन जाने की जिद करने लगे तो मेरे पापा और माँ घबरा गए थे। जब भैया घर आए थे तो उन्होंने सबसे वादा किया था कि अब वो चीन नहीं जाएंगे और ना ही कभी चीन जाने की जिद करेंगे। मैंने भैया को बहुत समझाया था तो वो बड़ी मासूमियत से कहने लगे कि उनकी पत्नी वापस जाना चाहती है और अपने घर वालों के लिए उदास रहती है, उनको याद करके रोती रहती है। मुझे ये बातें बड़ी अजीब लगी थी। वैसे तो घर वालों को याद करना कोई अजीब बात नहीं थी, मगर इस लड़की ने हिंदुस्तान आकर यही बताया था कि उसके घर वालों ने उससे सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं, मगर अब वो अपने घर वालों के पास जाने के लिए तड़प रही थी। मैं भैया के सामने तो खामोश हो गया था, क्योंकि मैं अब और किसी बात पर उनसे बहस नहीं करना चाहता था। मगर मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात बता दी थी कि भैया की चीनी पत्नी हिंदू नहीं हुई और वो हमारे घर में किसी खास मकसद के लिए आई है। मैंने शुरू में पूजा पाठ का ढोंग और उस दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने वाली बात भी बता दी थी। मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे भैया को समझाएं और उनको उस लड़की से सीधे रास्ते पर चलने की भी कोशिश करने के लिए कहें। वो तो अच्छा था कि मेरी बातों से भैया अपनी चीनी पत्नी के खिलाफ हो गए थे और घर में हंगामा खड़ा हो गया था। माँ और पापा ने मेरे भैया को साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वो इस चीनी लड़की को डाइवोर्स देकर वापस भेज दे। भैया ये बात सुनकर तो पागल हो गए थे। उनकी पत्नी को पता चला तो उसका भी रंग उड़ गया था और वो परेशानी से सबको देखने लगी थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी बात का मेरे पेरेंट्स पे ऐसा असर होगा। हमारे घर में उन दिनों एक अजीब तरह का माहौल हो गया था। सब लोग एक दूसरे से नाराज से रहते थे। उन्हीं दिनों जब सुबह सुबह मैं मंदिर जाने के लिए घर से निकला तो मुझे अपने घर के पीछे बने हुए एक बड़ी और खुली गैलरी की लाइट जलती हुई नजर आई और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं घर की साइड की गैलरी की तरफ के रास्ते से ही गुजर रहा था, लेकिन लाइट जलती हुई देखकर मैं घर के अंदर आकर ऊपर वाली गैलरी की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरे सामने भैया की चीनी पत्नी पूजा कर रही थी। वो गैलरी में खड़े होकर भगवान की छोटी सी मूर्ति को अपने सामने रखकर जोर जोर से रो रही थी। मैं उसे देखकर हैरान हो गया था और जब उसके पास पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं शर्मिंदगी से अपनी नजरें नहीं उठा पा रहा था।
वो मोबाइल सामने रखकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर हिंदी लैंग्वेज में प्रार्थना कर रही थी और बुरी तरह से रो रही थी। मुझे तब समझ आया कि वो क्यों हर टाइम भागवत गीता और रामायण पढ़ते टाइम पर मोबाइल का इस्तेमाल करती थी। सच जानने के बजाय मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था। मैंने इस सिलसिले में अपने भैया से बात की और उनसे भी पूछा कि वो पूजा करने वाली बात पर अपनी पत्नी से क्यों लड़ते थे। मेरे भैया ने शर्मिंदगी से कहा कि मैं उसे पूजा करने के लिए कहता था और उसे तरीका समझाना चाहता था, मगर वो जिद करती थी कि मैं उसे पहले अपने धर्म की हर बात को उसकी लैंग्वेज में समझाऊं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज के हिसाब से उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। वो कहने लगे कि मैं उसे कैसे समझाता, जबकि मुझे खुद नहीं पता था। सच बताऊं तो मैं भी अपने धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी पूजा पाठ पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके जिद करने पर मैं उसे ही डांटने लगा था और कह दिया था कि वो पूजा पाठ न करने का बहाना करती है, जिस पर वो एक तरफ रहकर इंटरनेट से हमारे धर्म की सारी जानकारियां सीखने लगी और उसने हमारे धर्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी समझ ली थी। मेरे भैया बहुत परेशान थे और कह रहे थे कि उनकी पत्नी अपने घर वालों से कोई संबंध नहीं होने के बाद भी अगर उन्हें याद करती है तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है। हर किसी को अपने माँ बाप या भाई बहन या फिर रिश्तेदार की ज़रूर याद आती है। कोई किसी को नहीं भूल सकता। हम सब भी तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो सिर्फ अपने परिवार वालों से मिलना चाहती थी और हमारे माँ पापा ने तो इस बात को इतना बड़ा मैटर बना दिया। मैं शर्मिंदा हो गया था कि ये सब कुछ मैंने किया था, क्योंकि मेरी गलतफहमी की वजह से ये सब फसाद खड़ा हुआ था। मैंने अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की, मगर उनके दिल से मेरे भैया की पत्नी उतर चुकी थी। वो अब भैया की पत्नी पर शक करने लगे थे और मैं पछता कर अपनी फैलाई हुई गलतफहमी को ठीक करने लगा था। बड़ी मुश्किल से जाकर कुछ टाइम के बाद सब कुछ ठीक हुआ था और मेरे माँ पापा ने भी भाभी को अपने घर वालों से जाकर मिलने की परमिशन भी दे दी थी। काश मैं इस अच्छी लड़की पर शक करने के बजाय पहले सच्चाई जान लेता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। एक गलत फहमी में मैंने हमारे घर का इतने दिनों तक सुकून बर्बाद करके रख दिया था। भाभी जब अपने मायके वालों से मिलकर वापस आ गईं तो उन्होंने माँ पापा को खुश करने की बहुत कोशिश की। वो घर के सारे काम करती थीं और हमारे धर्म की हो गई थीं। वो अपनी फैमिली वालों से लास्ट टाइम मिलकर आई थीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने परिवार वालों से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। ये तब उन्होंने मेरे घर वालों के कहने पर ही किया था, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि जब वो एक बार हमारे घर आ जाएं तो दोबारा वहाँ चली जाएं। अगर वो बार बार अपने मायके जाती तो हमारे भैया भी चीन में ही शिफ्ट हो जाते और हम अपने भैया से दूर नहीं रह सकते थे। कुछ दिनों के बाद मेरी भी शादी हो गई। मामी की बहन शादी करके हमारे घर पर आ गई थी। मेरी पत्नी और भाभी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहती हैं। मेरी पत्नी ने भाभी को सब कुछ समझा दिया था, यहाँ तक कि भाभी को हिंदी बोलना भी आ गया। उन्हें देखकर अब लगता ही नहीं कि वो चीन से आई हैं। भैया भी काफ़ी बेहतर हो गए। माँ पापा दोनों बहुओं की मोहब्बत देखकर बेफिक्र और बहुत खुश रहते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया। सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भैया और मैंने अपना एक अलग बिजनेस सेट कर लिया। हम दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मामा मामी और उनके मायके वालों से भी हमारे रिलेशन ठीक हो गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।